नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम चर्चा के लिए जुटे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे और चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस बिहार में बैकफुट पर चली गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि जो आरजेडी चाह रही थी, वो कांग्रेस करती और कहती चली गई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे आशित नाथ तिवारी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं विशाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे रिपोर्टर उज्जवल मिश्रा, जो बिहार में इन दिनों धूल छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं और नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आशीष नाथ तिवारी के पास और हम उनसे सीधा ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रही है। हाँ, इसके दो अलग अलग आयाम हैं। एक नजर से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर है। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो चाह रही थी कि भाई हम 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, और जो दूसरे खेमे से खबर आ रही थी कि भाई आरजेडी के लोग चाह रहे हैं कि 50-52 तक कांग्रेस लड़े, उससे ज्यादा ना लड़े, तो इसमें इसमें कांग्रेस सफल रही। कांग्रेस ने अपने मन मुताबिक सीटें ले ली और उसके बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी के अलावा और कोई इनके पास चेहरा था भी नहीं। सच्चाई यह है कि डे वन से बिहार की राजनीति को देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले, इसके जो लिखाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, या कह दीजिए अनाड़ी हैं, वो भी ये बात जान रहे थे कि इस गठबंधन में सीएम का चेहरा तेजस्वी को ही होना है। आप चुनाव के पहले घोषित करें, चुनाव के बाद घोषित करें, तेजस्वी के अलावा किसे कर लेते। तो ये पहले से लगभग तय था, लेकिन इन लोगों ने अपने हिसाब से सीटें तय करवा ली और उसके बाद तेजस्वी को सीएम का चेहरा भी घोषित कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की बात रह गई। इन्होंने जो चाहा वो भी कर लिया, उन्होंने जो चाहा वो भी हो गया, और इस तरह से ये चुनावी मैदान में उतर गए। तो कोई इसमें बैकफुट पर नहीं माना जाएगा फिलहाल। लेकिन सर, पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो सीटें कांग्रेस की कम हुई हैं, लेकिन हाँ, आप कह कम रहे हैं होनी कि है, स्वाभाविक है। देखिए, दो नए राजनीतिक दल इनके सहयोगी बने। पिछली बार वीआईपी इनके साथ नहीं थी, इस बार वीआईपी इनके साथ है, तो वीआईपी को भी सीट देनी है। आईपी गुप्ता ने एक नई पार्टी बनाई है, तो आईपी गुप्ता की पार्टी को भी 2 सीटें दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नए सहयोगी, नए साथी आपके गठबंधन में जुड़ेंगे, तो सीटों की संख्या तो 243 ही है, उसी में से आपको उनको भी एडजस्ट करना है, उनको भी देना है। तो जाहिर सी बात है कि सीटों की संख्या कम होनी ही थी। पिछले चुनाव का स्ट्राइक रेट भी मायने रखता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। 70 में 19 ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो ऐसे में कांग्रेस को थोड़ा इस मामले में समझौता करना चाहिए था, और कांग्रेस ने किया थी। जी, उज्जवल, आप इन दिनों बिहार की यात्रा पे हैं, लगातार घूम रहे हैं। जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुआ है, वो आप जनता के बीच जब जाते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? अभिरंजन, शुरू में ऐसे करूंगा, मुनीर नियाजी का एक बहुत फेमस शेर है, हमेशा देर कर देता हूं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। शुरू में आपने देखा था जब कई सर्वेज आ रहे थे, सबसे पहले आईएनएस का एक सर्वे आया था, उसके बाद कई सारे सर्वे आए, तेजस्वी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ था, इस बात की हकीकत है, सच्चाई है। हालांकि उस कद तक नहीं पहुंचे थे जिस कद तक नीतीश कुमार का सर्वे में नाम आया था। फिर भी सर्वे को एक तरफा आप दरकिनार भी कर दे तो फिर मैं बिहार आया। बिहार में जब मैं आया था तो लोगों से सुना था, तब भी यूथ के अंदर जो तेजस्वी का क्रेज था वो दिख रहा था। उसके बाद जैसे जैसे दिन ढले, एनडीए की तरफ से भी कई कलेश आपने देखा। जीतन राम मांझी उस वक्त ट्वीट कर रहे थे, महाभारत का रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी कविता है उसको लेकर ट्वीट कर रहे थे कि 15 ग्राम की बात कर रहे थे। लगा कि मामला एनडीए में घमासान हो गया है। धीरे धीरे 2-3 दिन बीते, एनडीए में भी आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आपको कोई अंदर की कलह, कोई सीटों को लेकर कोई उल्टी सीधी बयानबाजी आपको किसी भी एनडीए के घटक दल की ओर से, नेताओं की तरफ से नहीं मिली। इसका एक बड़ा मैसेज जनता के बीच जाता है कि कौन सा गठबंधन कितना मजबूत है और कितनी मजबूती से लड़ रहा है। इधर उल्टे महागठबंधन में हर एक दिन आपने देखा, कभी मुकेश सैनी की तरफ से बयान आया, कभी ये आया, कभी सीटों को लेकर, वो हर दिन चलता रहा। फिर आखिरी में कांग्रेस की ओर से
भेजे गए अशोक गहलोत राजस्थान से, और उसके बाद अशोक गहलोत ने आकर के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सारे लोग बैठे और उसके बाद मीटिंग हुई, सारी चीजें तय हुई। अब जो आप चूंकि कह रहे थे बैक सीट वाली बात, जब आप यहाँ के लोगों से पूछोगे, ये एक हकीकत है कि कांग्रेस की जमीन अब बिहार के अंदर कमजोर और हो गई है। और जब मैं कहता हूं तो और का मतलब यह है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव भी बहुत अलग है, और उसकी जमीन जो है वो भी कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि कमजोर होती नजर आ रही है। अब रंजन, जब मैं जमीन पर जाता हूं, एक बात आप लोगों, सभी लोगों को जानकर हैरानी होगी, या फिर आप पिछले आंकड़े उठा करके देखिएगा, विपक्ष जब हम कहते हैं ना, या विपक्ष कहता है कि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है, आज लोकसभा में बड़ी संख्या के साथ बैठा है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े नंबर के साथ आई है, तो समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में अब जो उनके सांसद बड़े हैं तो जाकर के विपक्ष मजबूत हुआ। दरअसल विपक्ष मजबूत नहीं हुआ। एनडीए को जो लोग नाराज थे, जो लोग एनडीए के काम से नाराज थे, जो लोग मोदी सरकार के काम से नाराज थे, उन लोगों के पास उसको हराने के लिए दूसरी तरफ वोट दिया। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। जैसे अब मैं आपको कल की बात बताता हूं, हम एक चौपाल कर रहे थे, वहां पे कई सारे मुस्लिम लोग थे, अल्पसंख्यक जिनकी सबसे ज्यादा बात होती है। वो ये बात खुले तौर पर कह रहे थे कि हम कुछ भी करें, बीजेपी, हमें आवास भी मिला है, हमें घर भी मिला है, हमें किसान सम्मान निधि वाले पैसे भी मिलते हैं, सारी चीजें मिली, लेकिन मैं बीजेपी को वोट हम नहीं देंगे। और हमने पूरे ग्रुप को देख लिया है, हमने मेरे ग्रुप में यही बात है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। एक बड़ा वर्ग है, आप कुछ भी उसके लिए बीजेपी करे, एनडीए करे, वो एनडीए का वोट उसके पास नहीं जाएगा, ये हकीकत है। हालांकि बीजेपी कोशिश बहुत कर रही है पसमानदा मुस्लिमों के सारे और तमाम चीजों के सारे कि उनको जोड़ा जाए। खैर, अभी वो कोशिश इतनी मुकम्मल होती नहीं दिख रही है, ये बात जमीनी स्तर पर जब आप जाएंगे तो हकीकत दिखेगी। तो मैं जो कह रहा हूं, एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस अच्छी लगती है, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, तेजस्वी अच्छे लगते हैं, इसकी तुलना में प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि नीतीश कुमार अब दोबारा ना बने। आप मेरी बात को समझिए कि इस सरकार को रोका जाए इसलिए वो ये दे रहे हैं, उन्हें महागठबंधन अच्छा लगेगा इसलिए वोट देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। तो यही काम लोकसभा में हुआ, यही अब हो रहा है। अब मैं आपको, जैसे बिहार और यूपी की एक असली सच्चाई, हालांकि पूरे देश भर के चुनाव में है, लेकिन कास्ट सिस्टम एक बड़ी सच्चाई है। जातिगत आधार को लेकर के भी वोटिंग होती है और आखिर में मामला जात पे ही अटकता है। विकास की बातें कितनी भी आप करिए, पूरे चुनाव भर चलेंगी, सब चलेंगी, लेकिन जब आखिरी में वोट पड़ने जाता है तो एक बड़ा प्रतिशत जो है वो जात देखकर ही वोट देता है। ये भी हकीकत आज भी बिहार के अंदर है। आखिर में सब कैमरे पर वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, सारी चीजें कहेगा, बाद में फिर वो अपनी कास्ट पे आ जाएगा और उसके बाद कहेगा कि चूंकि वो हमारे समाज के हैं इसलिए हमें उन्हें वोट देना ही होगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर आए थे, मैं समस्तीपुर में ही हूं, प्रधानमंत्री ने भी मंच से खुद को, नीतीश कुमार को, रामनाथ ठाकुर को, सभी लोगों को, इवन भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, सभी को अति पिछड़ा वर्ग से जोड़ा, पिछड़ा समाज से जोड़ा, उनको मंच से ये बात बोलनी पड़ी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कास्ट सिस्टम बिहार के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। रही बात आरजेडी और कांग्रेस, जो कांग्रेस को बैकफुट किया, अब रंजन, ये इस बात की एक सच्चाई ये भी है कि आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखोगे, जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी तो लीड समाजवादी पार्टी ने ही किया, ये भी सच है। कांग्रेस को जो भी फायदा होता है वो उस राज्य के जो घटक दल है उसकी वजह से ही होता है, ये भी सच्चाई है। बिहार में कांग्रेस की जो सीटें आएंगी भी उसमें एक बड़ा नंबर तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ जुड़ने पर ही होगा, ये भी एक सच्चाई है। और कांग्रेस की जमीन धीरे 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 कमजोर होती जा रही है बजाय मजबूत होने की। और उसका एक रीजन आप ये कह सकते हैं कि आपको राहुल गांधी, जब से चुनावी अभियान की शुरुआत हुई, राहुल गांधी बिहार के अंदर अब कितनी बार दिखे। तेजस्वी यादव की रैलियां आज से शुरू हुई हैं, सहरसा में उनकी पहली रैली थी। आपको जो तैयारी बहुत पहले से बीजेपी कर रही है, अमित शाह की कितनी रैलियां बिहार के अंदर हो चुकी हैं। आज ही मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, अमित शाह की रैली, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। मतलब बीजेपी के सारे एक तो नेता, फिर जेडीयू के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर के रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा आपको चुनाव के लिए। और कांग्रेस और महागठबंधन के लोग, अब तेजस्वी यादव आज निकले, राहुल गांधी का भी पता नहीं है, प्रियंका गांधी के आने की बात चल रही है, कब आएंगी क्या आएंगी अभी किसी को कोई भी क्लियर नहीं है। ये एक बड़ा लूप होल है, इसे भी समझना पड़ेगा और ये बहुत इंपैक्ट डालता है जमीनी स्तर पर। अब रंजन, अब मैं रुक करूंगा विशाल तिवारी का, और विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आशीष नाथ तिवारी ने कहा कि
कांग्रेस अपने आप को जो है स्टेबल कर ली, जो 50 से कम सीटों पे बात चल रही थी, तो वो 60 प्लस सीटों पे लड़ रही हैं, और उसने इनकी बात मानी और इन्होंने उनकी बात मानी। लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि बिहार के प्रभारी कृष्णा लवारू को अचानक से जो है हटा दिया जाता है, और अब आसिफ नातिवारी जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जीत रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? नहीं, कृष्णा लूर को हटाया जाना खुद में बहुत कुछ कहता है। उसके बाद से अगर आपको एक तस्वीर याद होगी जिसमें कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी के साथ जो है वहां पर अशोक गहलोत थे, लेकिन स्थानीय कांग्रेस लीडरशिप वहां पर कोई नहीं था। इवन मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है। जी नहीं, अब पता नहीं कितना उन्होंने क्या जादू, मतलब देखिए जो भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 60 की जगह मतलब 52-54 सीटें, मतलब मेंटली ऐसा नहीं था कि आरजेडी प्रिपेयर नहीं। जादूगर तो मानिए, जादूगर तो है, बिना उस जादूगर के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये भी एक सच्चाई है, और ये मामला अभी अटकता ही रहता। नहीं देखो, वो जादूगर ठीक है। देखो उसमें क्या है कि जो कांग्रेस, उनका अशोक गहलोत जो है वो सीधे हुआ कि भाई गठबंधन को बचाना है। वो सेंट्रल लीडरशिप का एक, कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में अकेले लड़ जाए। कांग्रेस जो है 97 में जब उन्होंने अल्पमत वाली जो सरकार थी, राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, और उसके बाद से शरद यादव और कुछ लोग अलग हुए, रामविलास पासवान, वो दौर था, तो उसके बाद से कांग्रेस ने अपनी जमीन जो है, जो थोड़ी बहुत बची थी, वो खो दी। क्योंकि ठीक 7 साल पहले, यानी कि 89-90 तक कांग्रेस यहाँ पे सत्ताधारी दल थी, और 7 सालों के अंदर में आपने मुख्य विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, आपने एक प्रकार से जो थोड़ी बहुत, मैंने कहा कि जो थोड़ी बहुत जो जमीन जो थी, वो 97-98 में आपने राजद के सहयोगी के रूप में आपने उसको के साथ तालमेल जब किया, उसी दिन आपकी जो जमीन जो थी वो आपने जो भी थी, अब तो है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इसको थोड़ा सा हार्श वर्ड होगा, क्योंकि आज कांग्रेस के पास कोई सोशल ग्रुप नहीं है। जो कांग्रेस के पास 3 ग्रुप थे, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। मंडल कमंडल की राजनीति में जो है, ब्राह्मण कहें या ये सवर्ण कहें, वो बीजेपी के साथ आ गए। मुसलमान जो है वो आरजेडी के साथ चले गए। अब बचे दलित। अब दलित में भी क्या था कि अलग अलग पार्टियां, ये खासकर दलित में जो रविदास कम्युनिटी है, जिसके की अभी प्रदेश अध्यक्ष ये आपके जो है राम है इनका, तो क्योंकि राम वो भी उसमें था कि जगजीवन राम शुरू से जो है वो थे। तो इसमें मुझे जो समझ में जो पूरा आ रहा है कि अल्लाह वरू ने कुछ मतलब उनका था कि हम 70 सीटों या तक जो चीजों को हम रिटेन करें, 65-70 इस टाइप से, और थोड़ी बहुत एक एग्रेसिव पॉलिसी। जैसे अल्लाह वरू के बारे में कई चीजें कही जा रही हैं, लेकिन एक चीज बहुत ईमानदारी से लोग ये मान रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कम से कम कांग्रेस को जमीन पे जो है, एक तबका ही है, 2 अलग अलग तबके हैं, तो उसने खड़ा करने का प्रयास किया। अब एक जो मतलब जिले स्तर से लेकर संगठन के स्तर पर, क्योंकि आप मान के चलिए कांग्रेस का जो ढांचा है, जो कैडर जो है, वो बिहार में उस तरीके से रह नहीं गया है। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात, जैसे उज्जवल जो पूरा कह रहे हैं कि बिहार और खासकर उत्तर भारत, एक जाति यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है ना। तो आप किस जाति, एक जाति जब तक किसी पार्टी के पास नहीं जाती है, उसके साथ खड़ी नहीं होती है, तब तक आप मतलब एक जिसको कहते हैं बार्गेन की स्थिति में, अपनी एक कैपेसिटी के रूप में आप नहीं उसको आप दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इतना कुछ करना ही था, क्योंकि 2, 4, 5 से 6 सीटें जैसे था कि 50 के तो नीचे नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और उसमें से आप 19 जीते, तो जाहिर तौर पर स्ट्राइक रेट तो बहुत खराब था। एक तमाम लोग ये मान के चल रहे थे कि सीटें कम होंगी, और होनी भी चाहिए। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो भाई अधिक सीटें क्यों देगी आरजेडी। तो उसमें था कि हाँ मतलब 20 नहीं, ये था कि 10 से 15 सीटें कम होती, वो सीट 55-60 के आसपास रहती।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब आरजेडी के दिमाग में भी था कि भाई 55 सीटें हम देंगे। मूल चीज था कि सीटों पे, जैसे कांग्रेस का ये एक आरोप रहा या डिफेंड कि भाई हमें जो है खराब सीटें दी गई, जहां पर कि हम कभी नहीं, मतलब आरजेडी के साथ पैचअप में हम नहीं जीते, तो वहां पर था कि भाई हमें ये सीट हमें दी जाए। तो मुझे लगता है कि जो है बहुत कुछ इससे हासिल नहीं हुआ। ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट आप इसको बहुत आसानी से, जहां तक कांग्रेस की ओर से था, वो तेजस्वी को भले आपने आधिकारिक तौर पर फेस घोषित किया, लेकिन आप मान के चलिए कि वही फेस थे और कौन रहेगा। ये तो सामान्य सी, मतलब इस पे कोई पता नहीं क्यों इसको इतना हाइप किया गया है कि भाई उनको सीएम कैंडिडेट कांग्रेस नहीं मान रही है, घोषित नहीं किया गया। वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब इसमें कहीं कोई जो जिसको थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है वो मान के था, या मतलब ये अघोषित था कि भाई तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट होंगे। तो इतना सारा कुछ जो ये ड्रामा हुआ, खींचातानी हुई, इससे कुल मिलाकर महागठबंधन को नुकसान हुआ और कुछ नहीं। आज भी कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। हाँ, मैं आशीष तिवारी से मैं इसी पे एक सवाल पूछता कि आखिर आप कह रहे हैं कि दोनों जीत गए, इन्होंने सीएम फेस घोषित करके जीत हासिल कर ली और उन्होंने 60 सीटें लेके जीत हासिल कर ली गठबंधन के अंदर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंडली फाइट करना पड़ रहा है? कृष्णा अल्लावरू को हटाया नहीं गया है। कृष्णा अल्लावरू 2 इंचार्ज थे, यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज थे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस के भी नेशनल इंचार्ज थे और यहाँ बिहार के भी इंचार्ज थे। तो नियम के मुताबिक उन्हें किसी एक ही का इंचार्ज होना था। यूथ कांग्रेस का इंचार्ज कभी भी पार्टी के मेन विंग का स्टेट इंचार्ज नहीं होता है कांग्रेस में। तो एक पद तो उनको छोड़। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बीच चुनाव में अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो सवाल तो उठेगा। हाँ, सवाल उठेंगे, सवाल तो पूछना ही चाहिए। और तो उनको यूथ कांग्रेस के इंचार्ज पद से हटाया गया है। वो बिहार कांग्रेस का इंचार्ज अभी हैं, अभी तक की तारीख में है। आगे क्या होगा अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन हाँ, एन टिकट बंटवारे के बाद जब कांग्रेस के भीतर भी तूफान है, अन्य दलों के भीतर भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, उस समय जब उनको उस पद से हटाया गया तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे और उठने चाहिए भी। तो एक तो ये जवाब हुआ। कुछ सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट है, कुछ सीटों पर आरजेडी और वीआईपी के बीच भी फ्रेंडली फाइट है। इनकी संख्या 10 के आसपास है। ये फ्रेंडली फाइट है और निश्चित तौर पर कहने को कोई कहे कि ना ठीक है 243 विधानसभा है, इसमें 8-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात होती है राजनीति में। एक तो कोई फाइट फ्रेंडली नहीं होती। मैं आपका फ्रेंड भी हूं और चाहूं कि आप चुनाव हार जाएं, मैं आपका फ्रेंड हूं और एकदम लगा पड़ा हूं आपको हरवाने के लिए, ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है? तो फ्रेंडली फाइट कोई फ्रेंडली नहीं होती। लेकिन चूंकि फ्रेंडली फाइट शब्द बहुत पहले से प्रचलन में है, हमारे आपके जन्म के पहले से ये प्रचलन में है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, जदयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो भाजपा ने कहा फ्रेंडली फाइट है। यूपी में जदयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे तो कहा गया फ्रेंडली फाइट है। मैं मानता हूं कोई भी फाइट फ्रेंडली नहीं है, फाइट है तो फाइट है। तो निश्चित तौर पर 10 ही सीट ये माना जाएगा कि गठबंधन के जितने भी इनके अलाई पार्टनर हैं, एक आईपी गुप्ता की पार्टी आप छोड़ दीजिए तो जो 3 प्रमुख पार्टी है आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, इन लोगों ने समय रहते वहां की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, समय रहते उसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया, या फिर दोनों के इंटरेस्ट वहां टकराते रहे। इन तीनों दलों के इंटरेस्ट उन विधानसभा सीटों पर आपस में टकराते रहे और वहां कोई भी अपना इंटरेस्ट छोड़ने को शायद तैयार नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर इससे मैसेज भी गलत जाता है और निश्चित तौर पर उन 10 सीटों को लेकर आशंका भी बनी रहती है, क्योंकि गठबंधन का ये वोट बटेगा ना भाई। जो वोट मान लीजिए कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, तो जो वोट कांग्रेस को आना था अब उसी में से, तो अगर आरजेडी ने भी उम्मीदवार दे दिया है तो आरजेडी को भी बटेगा, या वीआईपी ने उम्मीदवार दिया है आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ तो वही वोट तो बटेगा। तो वहां तो एनडीए को फायदा होगा। इसलिए इस बात से सबको सहमत होना चाहिए कि हाँ, इन लोगों को समय रहते उस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए था। उस समस्या का समाधान ये लोग समय रहते नहीं कर पाए। फिर भी चुनाव में इश्यूज उठाए गए हैं, मुद्दे उठाए गए हैं। आज आपने देखा होगा कि मोदी जी की रैली थी
और मोदी जी बहुत लंबा भाषण देते हैं। चिराग पासवान को भाषण देने से रोक दिया गया। चिराग पासवान का नाम अनाउंस हुआ तो मोदी जी ने इशारा कर दिया कि नहीं, नीतीश को बुलवाइए, और नीतीश जी बोले, उसके बाद मोदी जी ने बोल दिया, तो चिराग पासवान को मौका नहीं मिला। लेकिन इस पूरे लंबे भाषण में कहीं भी नौकरी और रोजगार की चर्चा नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि नौकरी और रोजगार के मामले में महागठबंधन एज ले रहा है। 17 महीनों की सरकार का रिकॉर्ड सामने रख दे रहे हैं लोग। ठीक है, वो डिप्टी सीएम ही थे, लेकिन 17 महीनों की सरकार में नौकरियां तो बांट दी गई, और जब नौकरियां बांट दी गई तो कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारा प्रयास था, और हम घोषणा करके गठबंधन में आए थे कि हम आते ही नौकरियां देंगे, और देखिए हमने नौकरियां दी। जिनको नौकरियां मिली वो भी ये बात मानते हैं कि हाँ, तेजस्वी आए थे इसलिए हमको नौकरी मिल गई। शिक्षकों ने माना कि हाँ, तेजस्वी का प्रयास था, गठबंधन के बाकी दलों का प्रयास था, इसलिए वो राज्यकर्मी हो पाए। तो यूथ के बीच ये मैसेज चला गया कि भाई ये नौकरियां देंगे, यूथ को चाहिए नौकरी। आज का यूथ, जब आपके उज्जवल यहाँ घूम रहे हैं और जब यूथ से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर, ठीक है, जातिवाद अपनी जगह पर है, लेकिन आज का यूथ अब जॉब चाह रहा है। अब वो उससे निकलना चाह रहा है कि सिर्फ जात के नाम पर नहीं यार, हमें नौकरी दो। लंबे अरसे से इस पर बहस चल रही है, तो यूथ नौकरियों की तरफ भाग रहा है। एक और काम तेजस्वी ने कर दिया जो नीतीश जी को थोड़ा महंगा पड़ सकता है, हालांकि थोड़ा समय लगेगा और इसको समझने में। जीविका दीदियां जदयू का बहुत बड़ा वोटर है, वो चाहे किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो। उज्जवल, आप उनके बीच जरूर जाइएगा तो आपको लगेगा कि यार यहाँ जाति बहुत प्रभावी नहीं है। जीविका दीदियां जो है वो नीतीश कुमार का वोटर है, पक्का वोटर है। अब तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्यकर्मी करेंगे। चूंकि तेजस्वी जब सरकार में आए थे तो शिक्षक राज्यकर्मी हो गए थे। आपको याद होगा विशाल जी, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री भी वही थे। उन्होंने तो कह दिया था कि धरती पर भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं बना सकते। लेकिन उनकी सरकार गई, गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के लोग आए तो उन्होंने राज्यकर्मी कर दिया। तो जीविका दीदियों को ऐसा लग रहा है कि अब ये आएंगे तो हमें राज्यकर्मी बना देंगे, हम तो सरकारी हो जाएंगे, हमारी तनख्वाह 30,000 हो जाएगी। तो अब वो जीविका दीदियां जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी, देखिए नौकरी में राज्यकर्मी होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तनख्वाह में बढ़ोतरी होना, हम सब नौकरी पेशा लोग रहे, आप तो अभी भी हैं। हम लोग तो इंक्रीमेंट के समय सोचते ही थे कि भाई क्या इंक्रीमेंट है, उसमें अगर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसका ज्यादा हो गया वो चुप हो जाता था, जिसका कम हो गया वो अपने आउटपुट हेड को, असाइनमेंट हेड को, बाकी लोगों को बाहर चाय की दुकान पर कोसता फिरता था। तो अब यहाँ तो बड़ी हाइक है, 12,000 16,000 से सीधे 30,000 की बात हो रही है। उससे बड़ी चीज मिल रही है भरोसा, सरकारी नौकरी हो जाने का। जब सरकारी नौकर हो जाएंगे तो जीविका दीदियां कितना प्रभावित है इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 2 दिन पहले की घोषणा है और 2-4 लोगों से बात करके समझने का दावा नहीं करना चाहिए। तो थोड़े अधिक लोगों से बात हो जाए जीविका दीदियों से, लेकिन जो कुछ लोगों से बात हो रही है तो वो इस घोषणा से प्रभावित है। तो ये सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे इसमें असर डालेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। उज्जवल, आशीष नाथ तिवारी जी अपने बातचीत के दौरान लगातार इस बात की चर्चा करते रहे कि चूक तो हुई है, चाहे वो गठबंधन के बीच हो। अरे फ्रेंडली फाइट कोई फाइट होती है, बताओ ना यार। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ अभिरंजन। ग्राउंड, मैंने आपसे पहले इसीलिए शुरुआत में क्या कहा, हमेशा देर कर देता हूँ। अब मुझे मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए कि चूक तो हुई है, चाहे वो गठबंधन के बीच हो, मुद्दों को सुलझाने में चूक हुई हो, या जो तेजस्वी ने अभी कहा कि हम जीविका दीदियों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और उनकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये भी बहुत लेट घोषणा है। तो ये दोनों चीज को लेकर जनता के बीच क्या स्थिति बन रही है? मैंने आपको बोला ना, देर कर देता हूं वाला पॉइंट समझिए अभिरंजन। हम लोग पत्रकारिता के पेशे में हैं। 1 मिनट की चूक आप समझते हैं देर कर देना क्या होता है, कि 1 मिनट की चूक आप उस रैली में नहीं जा पाएंगे, उसको कवर करने नहीं जा पाएंगे, आपका गेस्ट 1 मिनट में छूट जाएगा। समझ रहे हैं? किसी भी हर फील्ड में, ये तो पॉलिटिक्स है, आपको यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब क्या कर रहे हैं, अपने सामने वाले मतलब कन्विंस किसको कितना कर पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशीष सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, और ग्राउंड पे अभिरंजन इसका बहुत लार्जली इंपैक्ट है। आप जब लोगों से बात करोगे, फाइट कोई फ्रेंडली नहीं होती है। अगर फाइट है तो फिर फ्रेंड कैसे, और फ्रेंड है अगर तो फिर फाइट बनती नहीं है। आपने अभी तक, चलिए शुरू में जो हुआ, आपकी नाराजगियां थी, सब थिया, उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो,
अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, जादूगर आप कहते हो उनको, तेजस्वी बैठे हुए हैं, बावजूद उसके आप अभी भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हो। फ्रेंडली फाइट ये शब्द ही मुझे समझ नहीं आता है। पहले तो मुझे क्या समझ नहीं आता, मतलब मैं जब अपने लिए कह रहा हूं तो मतलब मैं जनता की जो आम लोगों से मिलकर बात कर रहा हूं, वो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोगों का है कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है, आप लड़ रहे हो, आप सोच करके देखिए, एक ही जगह पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार खड़ा होगा, एक ही जगह पर आरजेडी का उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा। अब रंजन क्या स्थिति क्या बनेगी, आप कैसे उसको उस वोटर को कैसे कन्विंस कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है महागठबंधन के लिए, और इसका इंपैक्ट सिर्फ उस विधानसभा सीट पर नहीं दिखता है, इसका इंपैक्ट उस विधानसभा के आसपास की सीटों पर भी दिखता है। वहां का आदमी भी जो वोटर है वो कंफ्यूज होता है, और फिर उसे लगता है यार कि ये चल क्या रहा है, मतलब मोहल्ले की कबड्डी का खेल थोड़े ना है, पॉलिटिक्स है। आपको आप अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे यहां से, उससे मिलेंगे, तो वो फिर बात वहीं आ जाती है कि जो कैंडिडेट जीत रहा होता है उससे लगता है कि ये जीत रहा है, तो फिर वोट वहीं चला जाता है या फिर कास्ट सिस्टम हो जाता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी जीविका दीदी की बात हो रही थी, आसिफ जी सर को मैं बताना चाहूंगा, अब रंजन मैं भी आज एक बड़े ग्रुप से मिला हूँ जीविका दीदियों की, यही समस्तीपुर में ही जीविका दीदियों से एक बड़ा हमारा बातचीत हुई है, बड़ा ग्रुप था। इस बात की सच्चाई है, सिर्फ समस्तीपुर नहीं, आप पूरे बिहार में कहीं भी देखोगे, नीतीश कुमार को लेकर के जो समर्थन महिलाओं का है, उनमें बड़ा जो एक ग्रुप है वो जीविका दीदियों का है। इस बात की सच्चाई है। एक सच्चाई ये भी है कि तेजस्वी का जो वादा है, जो दावा है, जो भी कह लीजिए आप, वो अभी इंपैक्ट उन्हें नहीं कर रहा है। उसका एक रीजन ये होता है कि जो हमारी सोशल मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि अगर एक सरकार है और इस सरकार ने इस योजना को लागू किया और वो सत्ता में थी, तो उम्मीद ये होती है कि जब दोबारा ये सत्ता में आएगी तो वो योजना भी चलती रहेगी और उसमें विस्तार भी हो जाएगा। जी, जैसे आप समझिए वो राशन वाली जो योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, तो लोगों को ये था कि जो फ्री का राशन है ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। उसका एक बड़ा इंपैक्ट भी पड़ा। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला, या आप कहिए सम्मान, किसान सम्मान निधि योजना थी, तो किसानों के पास जो खाते में पैसे आ रहे थे, उन्हें लग रहा था अगर सरकार दोबारा बनी तो ये कंटिन्यू आते रहेंगे। तो जो सत्ता में होता है और वो जब कोई वादा करता है तो उसका इंपैक्ट अलग होता है। उस दौरान विपक्ष की भूमिका ये होती है कि अपने वादे से इन्फ्लुएंस कितना कर पा रहे हो आप, कन्विंस कितना वोटर को कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी देर ये हो गई, एक तो घोषणा देर में की, जो वादा किया वो देर में कर दिया, और दूसरी बात आपने जो लोगों से कनेक्टिविटी है वो भी आपने देर से शुरू की है। तेजस्वी यादव ने आज रैलियां शुरू की हैं, आपको बहुत पहले से ये सब चीजें करनी होती हैं और ग्राउंड पर निकलना होता है। या तो उनकी सर्वे टीम जो है वो कमजोर है, सर्वे टीम ने बताया नहीं कि कहां क्या है। जब उन्हें पता लगा कि जीविका दीदियों का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के समर्थन में है, ये हकीकत है, जब उन तक ये बात पहुंची तो फिर ये फैसला लिया गया, आनंद में इस वादे को किया गया। अब उसको लोगों तक कैसे पहुंचेगा, फिर वो कैसे कन्विंस कर पाएंगे, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और तब तक चुनाव की तारीख आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इशू है। ये बात आसिफ सर सही कह रहे थे कि एक बड़ा ग्रुप ये है। अब युवाओं की एक बात और कर लेता हूं, जो मैं शुरू से कह रहा था कि युवाओं में तेजस्वी यादव का बहुत क्रेज है नौकरियों को लेकर के। एक बात ये भी है कि युवाओं के अंदर तेजस्वी का जो क्रेज है उसके साथ साथ प्रशांत किशोर का भी क्रेज है। हालांकि वो सिर्फ प्रशांत किशोर की बात ये है कि प्रशांत किशोर के लिए लोगों के अंदर धारणा ये है कि यार बात तो आदमी सही करता है, लेकिन तो बात तो सही करता है कि बात वोट में कितनी बदलती है, यहीं पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना, किसी रैली में आई भीड़ को वोटर नहीं मान सकते हो, उससे अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि निकल जाएगा। आज आप देखिए प्रधानमंत्री की रैली में इतनी भीड़ थी, बंपर भीड़ थी, तेजस्वी की रैली में भी भीड़ कम नहीं थी, लेकिन आप उससे ये आइडिया नहीं लगा पाओगे कि कौन आगे कौन पीछे और किसकी रैली में कितना समर्थन मिला है। तो रैलियों की भीड़ जैसे नहीं कहते, इसी तरह से हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि प्रशांत किशोर को आदमी पसंद कर रहा है, सोशल मीडिया पर उनकी खूब चीजें लिखी जा रही है, तो इसके अंदर वोट भी मिल जाएगा। वो जो युवा वर्ग वाला वोट है वो बटा हुआ है, वो प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रहा है, तेजस्वी को भी पसंद कर रहा है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को देखना, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे, कास्ट बहुत बड़ा अभिरंजन यहाँ पर मैटर करता है। और इसीलिए अभी देखिए आशीष सर ने बोला भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण में सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप उस भाषण को सुनेंगे तो खुद ही समझ लेंगे तमाम नेताओं का नाम लेकर के। मैं आपको राघोपुर की एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, तेजस्वी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब रंजन, आप लोगों को जानकर सबको हैरानी होगी,
राघोपुर में बुजुर्ग भी है, महिला भी है, युवा भी है और बच्चे भी हैं, मैं उन्हें भी कर जबकि पॉलिटिक्स से बच्चों का अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी काउंट कर देता हूँ। जो बुजुर्ग है, क्योंकि लालू यादव वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, तेजस्वी यादव अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो पारंपरिक सीट कहिए उसको, गढ़ कहिए, आरजेडी का या लालू परिवार का गढ़ कहिए। राघोपुर का जो बुजुर्ग है, उसे नहीं पता तेजस्वी कौन है, उसे ये पता है कि लालू का एक लड़का है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसने तेजस्वी को देखा नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि लालटेन पर वोट देना है। ये एक सच्चाई है और वो यादव बाहुल इलाका है पूरा। दूसरा, जो महिला है, उनके दिमाग में ये भरा गया है कि जहां से राबड़ी देवी चुनाव लड़ी है, महिला हमारे लिए आई थी, लालू की पत्नी है, लालू यादव ने बहुत कुछ किया है, काम हो ना हो, कैमरे पर बोलते हैं, मुंह पे बोल रहे हैं, काम हो ना हो, कौन है क्या है इससे मतलब नहीं, हमें लालटेन पर ही वोट देना है। और जो युवा है, वो गाने सुन सुन के तेजस्वी की रील दिखा दिखा करके तेजस्वी भैया करता है। राघोपुर से तेजस्वी यादव बहुत मजबूत स्थिति में है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं वही आपको चीजें बता रहा हूं, जो जिसका गढ़ है और उसके बाद जो कास्ट फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेडी की जो लिस्ट आई है उसको देखिए, अब 143 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई थी, 24 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, उसमें 18 जो है उनके वो अल्पसंख्यक मोर्चे के भी हैं, सीमांचल कोसी को बहुत ध्यान में रखा गया है। तो टिकटें भी बिल्कुल वैसी दी जाती हैं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सबने जातियों को बहुत समीकरण सेट करके रखा है और उसी समीकरण के लिहाज से आता है। तो फिर मैं आपको कहूंगा, सारी चीजें आप खूब वादे करिए, खूब दावे करिए, घोषणा पत्र निकालिए, उनको पढ़िए, बड़े बड़े पैम्पलेट लगाइए, उनको देखिए, लेकिन जब आखिर में आदमी वोट डालने जाता है बिहार के अंदर, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, वो वोट जाति के आधार पर ही पड़ता है। अभिरंजन, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी इस सच्चाई से हम मुख नहीं मोड़ सकते हैं और इसे मुझे लग रहा है बदलना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे जरूरी बात यह है कि अब विकास के लिए मजबूर कर दिया है लोगों ने, क्योंकि जब से युवाओं के हाथ में फोन आया है, जब से गांव दराज में फोन पहुंचा है, डिजिटल हुए हैं, तब से विकास के लिए सरकार को मजबूर किया है लोगों ने। इसीलिए बिहार के अंदर आज इंफ्रा, आपको सड़कों का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा ना, वो बेहतर की स्थिति, मतलब ये तो मैं नहीं कहूंगा बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन हाँ, आज बिहार के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक अच्छी स्थिति में है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। मैं रुक करूंगा विशाल तिवारी का, जो दिल्ली एनसीआर की पटाखों वाली हवाओं को छोड़ के गांव का रुख किए हैं, पहुंचे हैं। कुछ चुनाव का भी जायजा लेंगे और महापर्व छठ का भी आनंद लेने के लिए गए हैं। विशाल तिवारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो गठबंधन के बीच कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी उसका और तेजस्वी यादव के घोषणा का कितना असर दिख रहा है? आप तो बाय रोड गए हैं, तो रास्ते में हो सकता है कहीं ढाबे वाबे पे लोग भी मिले होंगे, बात भी किए होंगे, और जाहिर सी बात है कि आप पत्रकार हैं, तो आप इससे चूकते नहीं है चर्चा करने से या बतियाने से। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए अभिरंजन, क्या है कि जैसे उज्जवल ने कहा कि आते आते जो है वो है ना टाइमिंग। अब सवाल ये है कि कितनी तेजी से, जैसे आसिफ जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात इंगित की कि हर किसी को लगता है कि हम राज्य कर्मी के रूप में एक स्थायी नौकरी, अगर जीविका दीदी की ही बात की जाए, भाई माना जाता है कि नीतीश की साइलेंट वोटर जो है महिलाएं हैं, हर घर में मौजूद हैं, जातिगत जो बेड़ेबंदी है उससे बाहर निकलकर वो नीतीश को वोट करती नहीं है पिछले कुछ चुनावों से। महिला वोटर लगातार नीतीश के साथ रही है। हाँ, ये अपने आप में बड़ा एक अनोखा प्रयोग रहा है, जिसको कि अन्य दलों ने भी, अगर आप देश में देखेंगे, जितनी महिलाओं को केंद्रित करके योजनाएं या डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत पिछले कुछ 8-10 सालों में अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रयोग हुए, तो यो प्रयोग बिहार में को ही देखकर कि भाई महिला भी एक वोटर हो सकती है ना। अभी तक हम मानते थे कि भाई महिलाएं वहीं वोट करेंगी जहां पर कि पुरुष जो है या उस घर के जो पति या भाई जो भी उनको लगता है कि भाई गाइड करेंगे कि भाई हमको यहाँ वोट देना है, तो वो ये चीजें यहाँ पर बिहार में बदली और वो एक नए वोट बैंक के रूप में क्रिएट हुआ। जाहिर तौर पे तमाम देश भर में लोगों ने इसको, अन्य दलों ने एडॉप्ट भी किया। अब जो बात हुई ना कि जो शीशा लेदर, जैसे कि आसिफ जी ने भी कहा कि कोई फाइट फ्रेंडली नहीं होती है, दरअसल देखिए मूल चीज सीटों की संख्या से लेकर ज्यादा था कि या
सीएम फेस को लेकर से भी ज्यादा जो टेक्निकली जिसको कहा गया वो था जो है ना कि जो अपने अपने पसंद की सीटें, विनिंग सीटें, क्योंकि आप देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जहां से कि लगातार आप हार रहे हैं 3 बार 4 बार, तो आप उस फिर उस सीट को नहीं लेना चाहेंगे। आप ले भाई हम भी थोड़ा सा उस सीट पर जाएं जहां पर कि मेरा, जैसे कांग्रेस ही है भाई 70 में से 19 जीती, तो 19 के बाद से आप मान के चलें कि भाई 20 वो उनका होगा कि भाई हम इस टैली को 30-35 लेकर जाएं। तो 30-35 तभी लेकर जाएंगे जब आपको 10-12 जो अच्छी सीटें हैं जहां पर कि आपकी जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी महागठबंधन की, वो हमें मिले। अब जैसे सीपीआईएमएल है, सीपीआईएमएल को लगभग वही सीटें मिली हैं जहां पर कि वो जीतते रहे हैं, उनका बड़ा कैडर, तो उनकी स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे सबसे शानदार है। खैर एमएल के साथ है कि उनका एक अपना बना बनाया कैडर भी है। अब इधर जहां तक परसेप्शन की बात आती है, अब देखिए एक और चीज, अब इस सारे बेवजह की जो ये सारी जो है ना गठबंधन में जो गांठ जो बनी, उसमें क्या हुआ कि तेजस्वी जो है वो रैलियों में जो चूंकि फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी और बढ़ानी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी लगातार आप पिछले साल एक दिन में जो है 20-20 सभाएं आपने की हैं, 15-15 सभाएं आपने की हैं, तो इसका असर जो है ना, जो पब्लिक तक आपको मैसेज पहुंचाना चाहिए था, चूंकि देखिए टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन इसके बावजूद उसको रिफाइन होने में, उस सूचना को पहुंचने में, उस पर डिस्कस होने में और एक है ना कि एक राय बनने में थोड़ा सा समय लगता है। अब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रह गया है, तो इस पूरे मतलब जिसको कहते हैं लट्ठम जुट्ठम जो हुआ गठबंधन में, तो इसका असर ये रहा कि पूरा कैंपेन और तमाम चीजों से ध्यान हटकर आपका ध्यान कहीं और चला गया। आप कैंडिडेट ही आप नहीं डिसाइड आपने किया, आप एक ही जगह कई 10 आपस में ही 10 या 12-14 भी हैं, एक जगह सीपीआई का भी शायद है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेघड़ा या टोटल 11 सीटों पे है और 2 जगह शायद नाम वापसी की बातें हो गई वापसी। हाँ, तो इसका असर ये होगा कि बहुत सारी चीजें जो आप पहले जो आपको कर देनी चाहिए थी, आपका फोकस इन सब चीजों पे, आपकी पूरी एनर्जी कैंपेन पे लगती है ना, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट शायद बेहतर होता। फिर भी अब देर आए दुरुस्त आए, अब देखते हैं कितना इसका असर जो है पड़ता है। तो गठबंधन की गांठ खुलेगी या नहीं, ये तो पता चलेगा 6 नवंबर और 11 नवंबर को। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी लीड कर रही है और कांग्रेस वो सब बात मान रही है जो आरजेडी चाह रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे आशीष नाथ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, विशाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, उज्जवल मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं, बिहार गए हुए हैं। और आज के चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि कल आपसे फिर 3 बजे हम मिलेंगे अन्य विश्लेषकों के साथ और किसी अन्य मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।